पानीपत शहर के जीटी रोड पर स्थित गौशाला मंदिर में 5 सितंबर 2017 को शाम का समय था और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। मंदिर के द्वार को बंद करने का भी समय हो गया था और उसी समय एक व्यक्ति गौशाला मंदिर में आता है और ये शायद मंदिर को बंद करने के लिए ही आए थे। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर बने एक कमरे को बंद करने के लिए जाता है तो उसकी नजर कमरे के अंदर पड़ती है। उसने देखा कि बेड का गद्दा नीचे फर्श पर पड़ा है और उस पर कोई लेटा हुआ है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कमरे में किसी की लाश पड़ी थी और देखने से लग रहा था कि यह किसी लड़की की लाश है और उस लाश का चेहरा पूरी तरह से तेजाब से जला हुआ था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत फोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को दी और फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस ने उस शव को देखा तो पुलिस तुरंत समझ गई थी कि कातिल ने लाश के चेहरे को तेजाब से इसलिए जलाया है ताकि लाश की पहचान ना हो सके। पुलिस को यह भी लग रहा था कि शव के आसपास से उसकी पहचान और कातिल का कोई सुराग या सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और शव के आसपास छानबीन करते हैं और पुलिस को हैरानी तब हुई जब बड़ी आसानी से उन्हें घटनास्थल से एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड और एक कॉलेज का आईडी कार्ड बरामद होता है। आधार कार्ड से पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम ज्योति है और ये पानीपत के बराना नामक गांव की रहने वाली है। कॉलेज के आईडी कार्ड पर भी ज्योति का नाम लिखा हुआ था। वो आर्य कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। इन पहचान पत्रों से तो यही लग रहा था कि शव इसी लड़की का है और फोन भी ज्योति का ही लग रहा था और फिर उसी फोन से ज्योति के घर का फोन नंबर भी मिल जाता है। इसके बाद पुलिस ज्योति के घर फोन करती है और इधर ज्योति के घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि ज्योति सुबह 9 बजे कॉलेज गई थी और अब शाम हो चुकी थी, लेकिन वो अपने घर नहीं लौटी थी। खैर, जब पुलिस ने ज्योति के घर फोन किया तो ज्योति के घर वालों में से किसी ने पुलिस से फोन पर बात की। पुलिस ने उन्हें बताया कि गौशाला मंदिर में एक लड़की का शव मिला है और उसके पास से ही हमें ज्योति नाम की लड़की का आईडी कार्ड और मोबाइल भी मिला है। ज्योति के घर वाले तो पहले ही परेशान थे और ये खबर सुनते ही वो लोग तुरंत पुलिस की बताई हुई जगह पर पहुंचे और जब रामपाल ने गौशाला मंदिर पहुंचकर कमरे में पड़े शव को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वो शव उनकी बेटी ज्योति का था। शव की पहचान ना हो सके, इसके लिए हत्यारों ने तेजाब डालकर बड़ी ही बेरहमी से ज्योति के चेहरे को बुरी तरह से झुलसा दिया था, क्योंकि लड़की का चेहरा तो पहचान करने के लायक नहीं था। लेकिन कपड़ों से और घटनास्थल से बरामद हुई चीजों से घर वालों ने पहचान लिया कि ये उनकी बेटी ज्योति है। शव के शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस द्वारा उसे हॉस्पिटल में भिजवा दिया जाता है। इसके बाद पानीपत के चांदनी बाग पुलिस स्टेशन में ज्योति की हत्या का केस दर्ज किया जाता है। इसके बाद पुलिस ने उस शव के फोटोज भी ले लिए थे, क्योंकि ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते थे। और फिर अगले दिन यानी 6 सितंबर को शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इसके बाद रामपाल की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस केस की जांच शुरू कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को ज्योति के परिजनों को सौंप दिया गया। ज्योति के घर वाले अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर जब इस हत्याकांड की सूचना राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा को मिली तो उन्होंने भी घटनास्थल का दौरा किया। वो पुलिस अधिकारियों से भी मिली और ज्योति के घर वालों से भी। उन्होंने ज्योति के घर वालों को बताया कि पुलिस ने हत्यारे को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि इस घटना में तेजाब का उपयोग किया गया था। हालांकि कोर्ट ने तेजाब की बिक्री पर रोक लगा रखी है और यह भी जांच का विषय था कि रोक लगाने के बावजूद भी हत्यारे को तेजाब कहां से मिला। और फिर अगले दिन पुलिस ने मृतका ज्योति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसके नंबर पर अंतिम फोन अटावला गांव के रहने वाले राजेंद्र के बेटे कृष्ण ने किया था। लेकिन इस कॉल डिटेल को देखकर पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि उन दोनों के बीच करीब 14 से 15 हजार सेकंड बात की गई थी। इसके बाद पुलिस तुरंत ज्योति के घर पहुंचती है और ज्योति के पिता रामपाल से कृष्ण के बारे में पूछताछ करती है। रामपाल ने बताया कि कृष्ण ज्योति के कॉलेज में आता जाता रहता था। उन्होंने बताया कि ज्योति और कृष्ण एक दूसरे को जानते थे और उनमें अच्छी दोस्ती थी। लेकिन पुलिस को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जब कृष्ण ज्योति का अच्छा दोस्त था और उसके घर भी आता जाता रहता था,
लेकिन अजीब बात यह थी कि ज्योति की हत्या की बात सुनकर भी कृष्ण उसके घर नहीं आया था। पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने ज्योति की हत्या की हो और फिर फरार हो गया हो। और जब पुलिस को कृष्ण पर शक हुआ तो पुलिस उसके बारे में पता करने उसके घर पहुंची। उसके घर वालों से पता चला कि वो तो 5 सितंबर से ही घर से करीब 1,35,000 रुपए लेकर फरार है। और इससे पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि ज्योति की हत्या में कृष्ण का ही हाथ है। घर वालों से पुलिस को पता चला कि कृष्ण के घर वाले भैंसों के खरीदने और बेचने का व्यापार करते थे और वे पैसे भी उसी व्यापार के थे जिन्हें कृष्ण लेकर फरार हो गया था। इस बीच पुलिस को पता चला कि उस दिन कृष्ण के साथ जो लड़की थी वो सिमरन दुबे थी। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों की फोटो अखबारों में छपवाकर उनके बारे में बताने वाले को इनाम की घोषणा भी कर दी। पुलिस कृष्ण और सिमरन दुबे की तलाश में जी जान से जुटी थी। लेकिन तभी सिमरन के पिता अतुल दुबे पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कृष्ण के खिलाफ सिमरन के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना था कि उनकी बेटी के चरित्र पर जो लांछन लगाया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि सिमरन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। बल्कि उनका तो ये भी कहना था कि उस दिन कमरे में जो शव मिला था वो ज्योति का नहीं बल्कि सिमरन का था। लेकिन वहां कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। सिमरन के पिता का कहना था कि मृतका के कान में बाली और हाथ में बंधा हुआ धागा ज्योति का नहीं बल्कि उनकी बेटी सिमरन का था। लेकिन फिर भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस कृष्ण और सिमरन की लोकेशन का पता करने में जुट जाती है, लेकिन उन दोनों के फोन बंद होने के कारण उनकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा था। और जैसे ही फोन ऑन हुआ तो उन दोनों की लोकेशन शिमला में पाई गई। लोकेशन का पता चलते ही सीआईए प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत शिमला रवाना हो गए। शिमला पहुंचकर उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से होटलों की तलाशी शुरू कर दी और आखिर सैकड़ों होटलों की तलाशी के बाद पुलिस टीम उस होटल तक पहुंच ही गई जहां वो दोनों ठहरे हुए थे। लेकिन जब पुलिस ने होटल के रजिस्टर को चेक किया तो कृष्ण और सिमरन के नाम से वहां कोई नहीं ठहरा हुआ था। लेकिन फिर अचानक पुलिस की नजर श्याम और राधा नाम के उन 2 ग्राहकों पर पड़ी जिनका एड्रेस पानीपत का था और यहीं पर उन दोनों से गलती हो गई थी। हालांकि उन्होंने होटल के रिसेप्शन पर नाम तो श्याम और राधा लिखवाए थे, लेकिन अपना एड्रेस नहीं बदला था और इसी से पुलिस को उन पर शक हो गया था। इसके बाद जब पुलिस उस कमरे पर पहुंची तो पुलिस को देखकर वो दोनों सन्न रह गए। कमरे में कृष्ण नीचे फर्श पर बैठा था, लेकिन बेड पर सिमरन नहीं ज्योति लेटी हुई थी। यानी जिस ज्योति को लोग मरी समझ रहे थे वो तो जिंदा थी। और इसका मतलब ये था कि मंदिर के कमरे में जो शव मिला था वो ज्योति का नहीं बल्कि सिमरन दुबे का ही था। इसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके पानीपत ले आई और उन्हें जब एसपी राहुल शर्मा के सामने पेश किया गया तो वो भी हैरान रह गए। इसके बाद एसपी राहुल शर्मा ने ज्योति के पिता रामपाल को बुलाकर ज्योति को उनके सामने खड़ा किया तो बेटी को जिंदा देखकर वो वहीं पर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इसके बाद जब पुलिस द्वारा उन दोनों से पूछताछ की गई तो कृष्ण और ज्योति ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश करके विस्तार से पूछताछ करने और सबूत जुटाने के लिए उन्हें 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया और फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर उन दोनों ने सिमरन की हत्या की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। आखिर उन्होंने सिमरन दुबे की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल 20 वर्षीय सिमरन दुबे हरियाणा के जिला पानीपत में थाना नगर के मोहल्ला आजाद नगर में रहने वाले आलोक दुबे की बेटी थी। वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वो एसडी कॉलेज में बीए सेकंड ईयर की छात्रा थी और बराना की रहने वाली ज्योति आर्य डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। साथ ही वो दोनों एनएसएस की सदस्य भी थी और यहीं पर उन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। और फिर जब 7 जनवरी को एसडी कॉलेज का एनएसएस का कैंप आर्य डिग्री कॉलेज में लगा था तो तब उस कैंप का अध्यक्ष एसडी कॉलेज में पढ़ने वाला कृष्ण था जो बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। वो गांव अटावला का रहने वाला था। उसके पिता राजेंद्र जायसवाल भैंसे खरीदने और बेचने का काम करते थे। कृष्ण 2 बहनों का इकलौता भाई था।
उसकी बहनें उससे छोटी थीं। घर में बड़ा और इकलौता होने के बावजूद भी वो जिम्मेदारी से काम नहीं करता था। पुलिस के अनुसार जब कृष्ण स्कूल में पढ़ता था तब भी उसने खुद के अपहरण का ड्रामा रचा था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था और डीएनए मिलान के बाद ये साफ हो गया था कि गौशाला मंदिर के कमरे में जो शव मिला था वो सिमरण का ही था। और होटल में कृष्ण और ज्योति ने श्याम और राधा के नाम से जो फर्जी आधार कार्ड जमा कराए थे, जब पुलिस ने कृष्ण से उनके बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि वो आधार कार्ड उसके दोस्त देव कपूर ने जयपुर से बनवाए थे। इसके बाद पुलिस ने देव कपूर को भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कृष्ण और ज्योति को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और फिर साल 2020 में ट्रायल के दौरान कृष्ण की जेल में टीबी की बीमारी से मौत हो गई। इसी दौरान 26 लोगों की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने 28 मार्च 2023 को ज्योति को दोषी मानते हुए 70,000 रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद सिमरन की मां उषा दुबे ने कहा था कि आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला है। मेरी बेटी तो बेकसूर थी, उसे तो अपने साथ हो रहे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उषा दुबे ने कहा था कि मेरी बेटी की हत्या करने वाली ज्योति को आज आजीवन कारावास की सजा मिली है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि उसने मेरी मासूम बेटी की हत्या की है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।